शादी होते ही मेरा शौहर मुझे शहर लेकर आ गया। मैं लाहौर शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और मैं फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा शौहर सऊदी अरब में नौकरी करता था। एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर रहने के लिए आ गया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था और मैं उसको मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरा भाई था और वो पहली बार यहाँ रहने के लिए आया था। अगले दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने वही मेरा छोटा भाई खड़ा था और मुस्कुरा रहा था और आते ही बोला, बाजी मेरा कमरा कौन सा है? क्योंकि फ़्लैट में तो सिर्फ दो ही कमरे थे, एक मेरा था। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया, ये तुम्हारा कमरा है। देखने में मेरा छोटा भाई बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था। वो बहुत ही भरपूर नौजवान था और कद काठ से वो भरपूर मर्द लगता था। मैंने उसे खाना दिया। इतने में रात हो गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके लेट गई। मैंने ज़्यादा अपने भाई के सामने नहीं जाती थी। दिन इसी तरह से ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने अपने छोटे भाई को अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैं गहरी नींद में थी जब भाई का हाथ आहिस्ता से मेरे जिस्म पर लगा और मुझे महसूस हुआ तो मेरा जिस्म एक करंट दौड़ने लग गया। मैं 5 माह रुकी हुई थी, इसलिए मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी मैं अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर अपने साथ अभी कुछ देर पहले ही मेरी अम्मी का फ़ोन बंद हुआ था और कहने लगी कि कल ही अजमल यहाँ शहर पहुँच जाएगा और उसकी नौकरी शहर में लग गई है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई क्योंकि मैं अकेले ही एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। मेरा शौहर अकराम बैरून मुल्क नौकरी के लिए गया हुआ था। इस शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई हुई थी और मुझे गांव की ही ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी और सादा माहौल में रहना पसंद करती थी। जब से अकरम की नौकरी शहर में लगी थी और वो मुझे शादी के बाद अपने साथ शहर में लेकर आ गया था, कुछ महीनों बाद ही उसके कंपनी वालों ने उसे सऊदी अरब भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं अपने घर वापस गांव जाना चाहती हूं, आपकी अम्मी के साथ रहूंगी और मेरा मायका भी वहां पे है। तो उसने कहा, नहीं, तुम शहर में ही रहो। मैं 8 माह से ही फ्लैट में रह रही थी और अब आसपास के तमाम लोगों से मेरी जान पहचान भी हो गई थी और मेरा दिल भी यहाँ लग चुका था और छोटे छोटे भी तो परेशानी होगी कि मेरा शौहर यहाँ होता तो मुझे फ़िक्र ना होती और अब छोटे भाई के साथ यहाँ अकेले रहना मुझे गैर मुनासिब सा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी अम्मी को मना भी तो नहीं कर सकती थी। रात को जब अकरम की कॉल आई तो मैंने अकरम को बताया कि अम्मी की कॉल आई थी और अजमल भाई यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो अकरम ने ये कहा, तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे इसके आ जाने से मुझे तुम्हारी फ़िक्र भी नहीं होगी। मैं उसको कैसे बताती कि मैं उसके साथ अकेली नहीं रह सकती। काश अकरम मेरी मजबूरी जान सकता। फिर मैंने अकरम को कहा कि आप अम्मी को कॉल करके मना कर दें, मैं उसका साथ नहीं रह सकती थी। जैसे ही अकरम ने मेरी ये बात सुनी तो वो मेरे साथ नाराज़ होने लगा और कहने लगा कि तुम अपने भाई से क्या ख़तरा है, क्योंकि मुझे शुरू से ही अपने भाई अजमल अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर अकरम मेरी खाला का बेटा था और मैं इसको अच्छी तरह से जानती थी। मेरा शौहर एक सुलझा हुआ समझदार था और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मेरा भाई एक लोफर और बदमाश किस्म का आदमी था। वो गांव में हर लड़की के साथ दोस्ती वगैरह करता था और बहुत सी लड़कियां इसकी बात करती थी। मैंने तमाम लड़कियों की बातें सुन रखी थी अपने भाई के बारे में कि वो कितना गलीज़ है। इस वजह से मैं डर रही थी। फिर उसका मेरे साथ घर में अकेला रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नौकरी लग जाने का मतलब ये था कि वो कई महीने तक रहेगा। उसकी नौकरी पक्की हो गई तो वो यहाँ साल भर भी रह सकता था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरा शौहर अकरम वो 6 माह से पहले तो घर में आने वाला नहीं है। अगले ही दिन मैंने अपने भाई को पसंद की बिरयानी बनाई क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे ख़ास
तलकीन की थी कि अपने भाई का ख्याल रखना। 7 बजे मेरे घर की बेल बजी। मुझे मालूम हुआ कि अजमल भाई होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा भाई खड़ा मुस्कुरा रहा था और बेतकल्लिफी से बैग लेकर अंदर आ गया और कहने लगा, बाजी बस सफ़र का भी इंसान को बहुत थका देता है। और फिर कहने लगा कि मेरा कमरा कौन सा है ताकि मैं लंबी तान कर सो सकूं। मैंने उसको दूसरे कमरे का इशारा किया कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम जाकर उसमें सो सकते हो। तो वो चला गया। तो कहने लगा, बाजी मुझे ये रूम अच्छा नहीं लग रहा, मैं आज आपके कमरे में सो जाता हूँ, हो सकता है मुझे सुकून की नींद आ जाए। इस वक्त मैं उससे बहस करने के बिल्कुल मूड में ना थी, क्योंकि मेरा भाई क्या सोचेगा कि आते ही बाजी ने बहस करना शुरू कर दी है। तो इस वजह से मैं चुप हो गई। मेरा भाई अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और कद काट की बदौलत वो एक भरपूर नौजवान लगता था। फिर मैंने खाना गर्म किया और अब वो नहा के आ चुका था और बिरयानी देखकर वो खुश हो गया था। तो कहने लगा, बाजी क्या बात है, आपको हाथ के जायके की बिरयानी खाकर मज़ा ही आ गया, और जब तुमसे शादी करके शहर आई हो उस किस्म की बिरयानी नहीं खाई आज तक। मुझे बहुत ही मज़ा आ गया और कहने लगा, बाजी आपके लिए तोहफे भी लाया हूँ, चले आ जाएं कमरे में, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर ले जाने लगा। मैंने कहा, भाई मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहने लगा, बाजी पहले तुम तोहफ़ा तो देख लो। वो मेरे लिए एक फैंसी सूट लाया था और कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने ये लिया है, लेकिन जिस किस्म का वो लड़का था मैंने कहा मुझे इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को किस अजाब में मुब्तला कर लिया है। रात को अजमल मेरे कमरे में ही सोया था। उस रात मैं बाहर ही सोफे पर सोई थी और मुझे अपने कमरे में सोने की आदत थी। मैंने अगले ही दिन उसको कह देती हूँ कि मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर नींद नहीं आती, तुम ही ड्राइंग रूम में सो जाना। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो घर से जा चुका था और दोपहर को वो खुशी खुशी घर आया था और कहने लगा कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है। और मैं भी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अजमल अब यहीं पे रहेगा और मेरा जीना हराम करेगा, और कहा कि बाजी मैं कल से ही ज्वाइन करूँगा। ये कहकर वो लॉन्च में बैठ गया और सामने पड़ी एक टेबल के ऊपर अपना उसने पाँव रख दिया और कहने लगा कि आज काफ़ी थक गया हूँ। फिर कहने लगा, बाजी मुझे एक कप चाय बना के दो। तो मैं किचन में गई और उसके लिए चाय बना के लाई और मैंने कहा, अजमल भाई मुझे अपने कमरे में सोने गया तो तुम दूसरे कमरे में सो जाना आज से। तो वो कहने लगा, बाजी नहीं, हम एक ही कमरा एडजस्ट कर लेंगे और हम दोनों मिलकर साथ ही एक रूम में सोएंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी अजमल से उम्मीद ना थी। अजमल की ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैं उठकर किचन में जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बाजी तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं जानती थी कि वो इस किस्म की बातों का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं जानती थी वो इस किस्म का ही इंसान था। इस किस्म की ही बातों में उसको मज़ा आता था और वो बैठे बिठाई टीवी देख रहा था। जिस किस्म की वो इंग्लिश मूवी देख रहा था उस मूवी की आवाज़ मुझे किचन में सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उसको जाके खरी खरी सुना दूं कि कुछ तमीज़ नहीं है कि घर में और अपनी बहन के होते हुए भी इस किस्म की मूवी देख रहे हो, और वो भी ऊंची आवाज़ में। मैंने रात का खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में एंटर हुई तो कमरे का हाल देखकर मेरा सर चकरा गया, क्योंकि कमरे की सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। जूते कहीं पड़े थे, चादरें कहीं पड़ी थी। मैं बहुत ही नफासत पसंद लड़की थी और घर का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखती थी और अपने कमरे को अच्छी तरह सेट वगैरह करके रखती थी। और सारा सामान मैंने उठाया और उसके बैग में डालकर बैग बंद किया और आकर बाहर रख दिया। खाना बनाकर मैं अपने रूम में चली जाती और रूम को लॉक कर देती कि अजमल भाई खाना खाकर अपने रूम में चला जाएगा, तब ही मैं बाहर आऊँगी। बेहतर है कि मुझे इसकी एक नंबर घटिया इंसान से सामना ही ना हो, तो इतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। फिर अगले ही दिन मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा, खाना तो टेबल पर लगा दो बाजी, आप तो एहसास ही नहीं है कि आपका भाई कब से भूखा बैठा हुआ है। मैंने कहा, भाई मैंने तो सब सामान रेडी कर दिया है, आप उठा के प्लेट में डाल लो। क्या तुम भाई अपना खाना भी नहीं उठा सकते? मेरी बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगा, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यह कहकर वो मुस्कुराना शुरू कर दिया और उसके मैनी खेज मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी।
لیکن یہ سارے کام باجی اب تو آپ کو ہی کرنے پڑیں گے۔ چلو جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ میں نے اپنا کھانا اٹھایا اور اپنے روم میں جانے لگی تو بھائی کہنے لگا باجی تم بھی یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لو، ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے روم میں ہی کھانا کھاؤں گی۔ تو کہنے لگا باجی انسانی گوشت نہیں کھاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم پر انسانی گوشت حرام ہے۔ میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ اور مسکرانے لگا اور کہنے لگا باجی میں جب سے آیا ہوں نا آپ مجھ سے بات کرتی ہو نہ میرے ساتھ بیٹھتی ہو، میں بہت تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اکرم بھائی بھی اسی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ تم بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہوگی، نہ بولتی ہوگی نہ بات کرتی ہوگی، اسی وجہ سے اکرم بھائی تنگ آ کر سعودی عرب چلے گئے ہوں گے۔ میں نے اسے غصے سے کہا چپ کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنا کام کرو، تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کرتی ہوں، کہاں بیٹھتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، کیا نہیں کرتی، تم کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا باجی آپ تو غصے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو، کاش اکرم بھائی کی جگہ میں ہوتا تو مزہ ہی آ جاتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، بہن ہوں میں تمہاری۔ تو وہ کہنے لگا باجی تم بھی نہ، بھائی بہن میں تو ایسے مذاق چلتے ہی رہتے ہیں، تم شاید بیزار قسم کی لڑکی ہو۔ باجی تم میرے ساتھ زندگی گزار کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ وہ ایک سے ایک نیولا توڑ اپنا منہ ڈال رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ میں اسے غصے سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آج ہی امی کو کال کرتی ہوں اور اس سے بات کرتی ہوں، وہ تمہارا دماغ ٹھیک کریں گی کہ کس طرح اپنی بہن سے بات کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اسے تو جیسے کسی بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں نے فون پر امی کو اجمل کے بارے میں سب بتایا۔ امی کو یہ بھی بتاتی تھی کہ اجمل بھائی کس طرح کے کس قسم کی باتیں میرے ساتھ کرتا ہے، مگر میری امی بھی عجیب قسم کی عورت تھی، وہ میری ایک بھی نہ سنتی تھی، کیونکہ امی اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا اور اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اور امی الٹا مجھے ہی کہنے لگی کہ تم غلط سوچتی ہو، کیونکہ نہ جانے کیوں امی اجمل پر اتنا بھروسہ تھا اور اس کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایک رات میں اپنے روم میں سو رہی تھی، اچانک ہی مجھے بارشوں کی وجہ سے میری آنکھ کھلی اور مجھے لگا کہ گیلری میں کوئی ہے۔ تو میں نے جیسے ہی پردہ ہٹا کر دیکھا تو دو لڑکے پسٹل اٹھا کر کھڑے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسے اندر آئے اور مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں نے جا کے اجمل بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اجمل بھائی بہت ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دروازہ کھولا اور آنکھیں پوری طرح سے کھلی ہوئی نہیں تھی اور مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگا باجی کیا ہوا؟ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر میری حالت دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا۔ میں نے اسے سائڈ پر لے جا کر دروازہ لاک کیا۔ ابھی اس کو بتانے ہی والی تھی کہ میرے روم میں چور میں اتنا بولا تھا۔ ہمارے روم کے دروازے پر دستک ہونے لگی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا اور اجمل بھائی بھی آواز سن کر گھبرا گئے اور میں زور سے بھاگ کر اجمل بھائی کو لپٹ گئی اور اجمل بھائی کو میں نے اپنے ساتھ لیا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھی۔ شاید میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں یہ سوچ بھی رہی تھی کہ آج میری جان ہی نہ نکل جائے۔ میری آج بہت بڑی غلطی تھی اور دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا تھا اور کہنے لگے کہ دروازہ کھول لو، تو میں اپنے بھائی اجمل کو منع کر دیا کہ دروازہ نہ کھولنا ورنہ چور ہمیں قتل ہی کر ڈالیں گے۔ میں اس کے پیٹ پیچھے چھپی کھڑی تھی اور میں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں آدمیوں کو دیکھ چکی ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک پسٹل بھی ہے۔ وہ اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لے گیا اور اجمل بھائی کہنے لگا باجی تم پریشان نہ ہو، ہمارا دروازہ لاک ہے، یہ لوگ اندر نہیں آ سکتے، اور وہ مجھے خود ہی دور کر رہا تھا لیکن میں خوف کے مارے اپنے بھائی کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔
फिर एक नौजवान ने ज़ोर से कहा, दरवाज़ा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मैंने अजमल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अजमल ने कहा, आप ही छोड़ दो, मैं बुज़दिल थोड़ी हूँ, मैं जाकर उनका सामना करता हूँ। मैं बहुत डर गई और उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ छुड़ाया और जाने लगा। मैं सोच रही थी कहीं ना जाने ये लोग आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए और वो लोग अजमल भाई को गोली ना मार दें। मैं रोने लगी और कहने लगी कि भाई तुम ना जाओ, हो सकता है वो गोली तुमको मार दें। तो वो कहने लगा, बाजी आप परेशान ना हो, मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। मैं आज इन लोगों को देख लेता हूँ, तुम चुप करके बैठ जाओ। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद इनके लड़ने और बहस करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बेड पर खौफ के मारे बैठी थी और मेरी रंगत फीकी पड़ चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने अजमल भाई को मार दिया तो उसके बाद मेरे साथ क्या करेंगे। खौफ के मारे मैं कांप रही थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर सुबह मेरी आंखों चिड़ियों के चौहाने की वजह से खुली और मैंने अजमल के बेड पर सोई पड़ी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर मुझे रात का गुजरा हुआ वाक़या याद आने लगा। मैं सोचने लगी मैं बुरी तरह लुट चुकी थी। मैं बाहर आई तो अजमल भाई बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसका एक बाजू भी ज़ख्मी था। तो मैंने अजमल भाई से पूछा कि अजमल भाई आपको क्या हुआ। तो अजमल कहने लगा, उन लोगों के साथ मेरी फ़ाइट हो गई थी और उन्होंने मुझे गोली मार दी और गोली मेरे गोश्त में लगी और मुझे पिस्टल में एडमिट करना पड़ा और मैं कुछ दिन हॉस्पिटल रहा। आप तो बेहोश हो गई थी, आपको कुछ भी पता नहीं क्या हुआ। अब अजमल भाई काफ़ी चेंज हो गए थे और काफ़ी संजीदा लग रहे थे और इस वाक़े को एक मंथ हो गया था और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अजमल भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। फिर मुझे समझ आया कि ये सब अजमल भाई का काम ही है, उसने मुझे हामला कर दिया है और मेरा सर चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं सोच रही थी कि अजमल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसकी बहन थी और उसने ही मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। जब मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर अकरम आया हुआ था और मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह अपने शौहर को बताऊं कि मेरा भाई ने ही मुझे हमला कर डाला है। मैं तो मुश्किल वक़्त में इसके पास पनाह के लिए गई थी और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भाई मेरी खुशियों का कातिल हो जाएगा और मेरे साथ ये सब कुछ कर डालेगा। मैं रोने लगी थी और मेरा शौहर अकरम मुझे कहने लगा कि तुम मुझे देखकर रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं वापस आ गया हूँ। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली और मेरे भाई को मेरे घर भेजकर मुझे हमला करवा दिया। फिर अचानक मैं चौंक गई जब अम्मी आई और मेरे किरदार कशी करने लगी और कहने लगी, ये है रिपोर्ट, तुम्हारी बीवी हमला हो चुकी है और ना जाने इसके पेट में किसका बच्चा है। तो मेरा शौहर गुस्सा करने लगा और चिल्लाने लगा और पूछने लगा, ये किसका बच्चा है। तो मैंने अपने भाई अजमल की तरफ इशारा किया तो अजमल कहने लगा, ये झूठ है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैंने खुद ही इसको आदमी के साथ पकड़ा है। उसी घर में ये इसके साथ रंगरलियाँ मना रही थी। मेरी बात का मेरे शौहर ने एतबार ना किया और मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी और मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मैं रो रही थी और मेरी सौतेली माँ ने कहा, तुम्हारी माँ ने मेरा शौहर छीना था और मैंने आज तुम्हारा शौहर छीन लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी के साथ दुश्मनी में लोग इस कदर भी गिर सकते हैं जो कि अपनी बेटियों का ही घर उजाड़ देते हैं। खुदारा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें कि आप के एक अमल से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी का घर भी उजड़ सकता है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।